इंडिया कभी जापान जैसा नहीं बन सकता, एटलीस्ट अगले 50 सालों तक तो नहीं। एंड ये सिर्फ मेरे अकेले का मानना नहीं है, शार्क टैंक के अनुपम मित्तल का भी यही मानना है। ठीक है, आपने जापान स्टडी किया होगा, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी जापान। एंड और भी बड़े बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स का भी सेम मानना है। देयर इज समथिंग अबाउट दैट प्लेस, समथिंग। तू जापान गया है, जापान इज डिफरेंट। टोक्यो एक बहुत अलग सिटी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस है। जापान 2050 में जी रहा है। जापान को इंडिपेंडेंस मिली थी 1952 में, इंडिया से लगभग 4.5 साल बाद। उस वक्त जापान की हालत हमसे भी ज्यादा खराब थी। 2 न्यूक्लियर अटैक्स हो चुके थे, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेस थे और ना ही इंडिया जितना बड़ा लैंड एरिया। यहाँ तक कि जापान का टोटल लैंड एरिया इंडिया के मुकाबले सिर्फ 11% है। आसान शब्दों में इंडिया के अंदर लगभग 10 जापान फिट हो सकता है और इतनी छोटी जमीन पे पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। इंडिपेंडेंस के 73 साल बाद भी इंडिया से कंपैरिजन तो छोड़ ही दो, जापान ने ग्लोबली कुछ मेजर कंट्रीज एंड सिटीज को भी पीछे छोड़ दिया है। मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ के ट्रेन सिस्टम्स, इनफैक्ट अगर 802 का डिपार्चर है और ट्रेन 803 को निकलती है, इवन दो 1 मिनट डिले, वो सारे कार्स में अनाउंसमेंट करेंगे, अपॉलॉजीज फॉर द डिले। मैं कहते रहता हूँ कि हर किसी को ना लाइफ में एक बार जापान जाना चाहिए। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेहनत करके पैसे कमाओ एंड यूज दैट मनी टू ट्रैवल टू जापान एट सम पॉइंट। जहाँ पे इंडिया जीडीपी पर कैपिटा रैंक्स में 134वें नंबर पर आता है, वहीं पे जापान का रैंक है सिर्फ 34, एंड वो भी हमसे 4 साल बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद। एंड प्रॉब्लमेटिक चीज पता है क्या है? आज भी तुम्हें कुछ इंडियंस जीडीपी के नारे लगाते हुए मिल जाएंगे कि हाँ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन गधों को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है कि जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन आता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जापान का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? तो जापान के इस ग्रोथ को जानने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से जानना पड़ेगा। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है वही अभी तक इंडिया के ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा कारण है। इंडिया पे जितना लॉज एंड करप्शन के बारे में बात किया जाए उतना कम है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। पर ये समझिए कि जब जापान आजाद हुआ था तब वहाँ पे भी करप्शन एंड लॉज इतने ही खराब थे। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जापान ने समय के साथ साथ इस चीज को इम्प्रूव किया है और इंडिया ने। आज 2025 में भी इंडिया में हजारों करोड़ों के स्कैम्स बाहर आते हैं और वो भी एक जज एंड एजुकेशन मिनिस्टर जैसे लोगों के घर से। जापान ने अपने अंदर करप्शन खत्म करने के लिए 4 अलग अलग बॉडीज बनाई। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, जिसको पूरी आजादी मिली है कोई भी करप्शन केस, स्पेशली पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नाउ दूसरा, बोर्ड ऑफ ऑडिट। इसका मेन काम है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो रही है उसका रिपोर्ट बनाए एंड पार्लियामेंट को सेंड करे। एंड नाउ लास्टली 3rd एंड 4th है नेशनल पुलिस एजेंसी एंड जापान फेयर ट्रेड कमीशन। इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो नेशनल पुलिस एजेंसी है उसका काम है कि जो घूस लेती है, जो घूसखोरी करते हैं, उनको पकड़ के उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना। एंड जो जापान फेयर ट्रेड कमीशन है उसका मेन काम है कॉर्पोरेट करप्शन को हैंडल करना एंड प्राइस फिक्सिंग करना वगैरह वगैरह। एंड जापान में ये सिर्फ 4 एंटी करप्शन बॉडीज ही नहीं बनाई गई, इनको पूरी आजादी दी गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहीं पे इंडिया में एनएसीसी, सीबीआई जैसी एंटी करप्शन बॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब जरा अपने कॉमन सेंस से सोचो, क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने ही एम्प्लॉयज का इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर देगी? तो ऑन पेपर तो हमारे लॉज भी अच्छे हैं, हमारे पास भी करप्शन का सॉल्यूशन है, पर इम्प्लीमेंटेशन में ही हम पीछे रह जाते हैं। एंड इसका एक बहुत आसान सा सोल्यूशन है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीननी पड़ेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को सीबीआई जैसी एंटी करप्शन बॉडीज को खुली छूट देनी पड़ेगी अगर करप्शन को खत्म करना है तो। जापान की तरक्की का दूसरा जो पिलर है, स्लम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 1950s एंड 1960s में जापान बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन से सफर कर रहा था एंड ऊपर से उनके मेन सिटीज टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा, नागासाकी भी पूरी तरह से खत्म हो गए थे न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से। लोग बस सरवाइव करने के लिए अपने लकड़ियों के घरों में ही दुकान वगैरह खोल लेते थे। ऊपर से अच्छी सैनिटेशन भी नहीं थी एंड जगह जगह पे चोरी एंड डकैती होती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट में हेवी इन्वेस्टमेंट्स करी ताकि आम आदमी के लिए लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके। गवर्नमेंट ने वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया, जो कि आज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इवन ऐसी ऐसी घरें बनाई जो कि हेवीली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। एंड अगर आप आज के जापान को देखोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी सिटीज भी इसके सामने कम लगने लगती है। आज जापान का कल्चर दुनिया भर में फेमस हो चुका है, पर वहीं पे आज की इंडिया की हालत बहुत अलग है। इसका भी बहुत आसान सा सोल्यूशन है। जब कोई गवर्नमेंट बॉडी कोई टारगेट पूरा करती है तो उसे इंसेंटिव्स दिया जाए, या फिर अगर पूरा ना करे तो उसे पब्लिकली अकाउंटेबल ठहराया जाए। जैसे नागपुर के अंदर 320 लोगों को ये वादा किया गया था कि 2 साल के अंदर उन्हें रहने के लिए फ्लैट्स दिए जाएंगे, बट गेस व्हाट, 8 साल बाद 128 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के बाद भी ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। जापान के इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो 3rd एंड फाइनल पिलर है
वो है क्लीनलीनेस एंड कल्चर। इंडिपेंडेंस के बाद जापान भी इतना साफ सुथरा देश नहीं था। उनके मेजर सिटीज में डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, बर्न फील्ड्स एंड रेडिएशन फैल गया था। बट विथ टाइम वहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल बनना सीखे एंड कल्चरली एडवांस होते रहे। जापान की गवर्नमेंट ने हेवी फाइन इम्पोज करी ताकि लोग सिर्फ साफ सुथरे रह सके एंड जापान ने लॉ को एक्चुअली इम्पोज करके दिखाया है। पर वही इंडिया में जगह जगह पर कूड़े का ढेर या फिर लोग कचरा फैलाते हुए दिख जाएंगे एंड फॉरेनर्स ने इस चीज का मजाक बनाते हुए हमारे देश के ऊपर एक गेम बना डाला। ये गेम दो लोगों के बीच में होती है। इंडिया के मैप को अगर कहीं पे भी क्लिक करो, जिसको कचरा सबसे पहले मिलेगा वो ये गेम जीत जाएगा। पहले मुझे लगा ये कोई कोइंसिडेंस होगा, पर मैंने ये कंफर्म करने के लिए खुद ट्राई किया एंड तुम ये क्लिप देखो। मैं अभी थोड़ा जल्दबाजी से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा कैमरा भी चार्ज पे बैठा हुआ है, तो मेरे पे ट्रस्ट कर लेना, मेरी आंखें एक्चुअली में बंद है एंड तो मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। इंडिया का मैप देख के मैंने आंखें बंद की है, तो कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे कचरा निकलता है या नहीं। ठीक है। Oh shit. Hey yo, what the? Hey yo. तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को हेवी फाइन इम्पोज करने की बहुत जरूरत है। आज जो सिटीज क्लीनेस्ट सिटीज बनती है उनको रिवॉर्ड देने की जरूरत है एंड जो सिटीज क्लीनेस्ट सिटीज नहीं बनती उनको पब्लिक शेम में लाना जरूरत है। जैसे कि इंदौर, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अलग से क्लीनलीनेस स्क्वाड बना दिया है ताकि जो लोग कचरा फैला रहे उनको फाइन किया जा सके। इवन चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कमिश्नर अमित कुमार ने खुले आम चेतावनी दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग पब्लिक स्पेस को गंदा करेंगे। ऐसी ही नो BS रूल हमारे हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी लोग सुधरेंगे। एंड द लास्ट सोल्यूशन इज टीच देम यंग। स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन की कॉर्पोरेट लेवल पर भी हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड तभी बदलाव आएंगे। एंड लास्टली वी हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। करिकुलम्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट होते रहेंगे पर हमें अपने लेवल पे चेंज होना पड़ेगा। एंड एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर जापान जैसी कोई कंट्री इतना तरक्की कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को बदलने वाले हो तो कमेंट में लिखो यस आई विल चेंज, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ एक ही से ही किसी को तो मेरे मैसेज का मतलब समझ में आया। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए पीक प्रियो को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।